हेलो एवरीवन। सो ओसवाल पंप्स पे आज हम डिस्कशन करेंगे Q2 के रिजल्ट एंड मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री रही। नंबर्स को लेकर के काफी कंसर्न है, तो अब ओवरऑल कैसा आउटलुक बन रहा है इस पे डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो ये कंपनी लास्ट क्वार्टर में लिस्ट हुई थी, हमने पिछले क्वार्टर में इसको डिस्कस भी किया था। अच्छे नंबर्स थे इनके, ओवरऑल गाइडेंस भी अच्छा था शक्ति पंप्स के कंपैरिजन में। बिजनेस मॉडल अगर आप देखोगे तो सेम वैसा ही है शक्ति पंप जैसा। पीएम कुसुम स्कीम इनका भी एक मेन रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूटर है। जो अभी कंपनी के करंट एमडी एंड चेयरमैन है विवेक गुप्ता जी, इनके फादर ने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था 1970 के अराउंड, 1980 1990s के अराउंड इन्होंने बिजनेस को ज्वाइन किया। 2003 में इस कंपनी को इन्होंने इनकॉर्पोरेट किया और उसके बाद अलग अलग प्रोडक्ट्स में काफी अच्छा डाइवर्सिफिकेशन किया। इनका भी सेम शक्ति पंप की मैनेजमेंट की तरह कहना है कि जो 2018-19 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने पीएम कुसुम स्कीम को जो लॉन्च किया, वो एक हमारे लिए मेन टर्निंग पॉइंट था। ये कंपनी अनलाइक शक्ति पंप पहले जो है ये पंप वगैरह मतलब सप्लाई करती थी, एज ए डिस्ट्रीब्यूटर ये काम करते थे टाटा पावर के साथ में। एंड इनका कहना है टाटा पावर का बहुत बड़ा रोल रहा है हमारे कंपनी को ग्रो करने में। सो 3-4 साल तक इन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर का काम किया। 23 में एज एन ईपीसी प्लेयर इन्होंने पीएम कुसुम स्कीम के अंदर एंटर किया। उसके बाद आप देखोगे इनके ग्रोथ नंबर्स भी काफी अच्छे रहे, टॉप लाइन ग्रोथ, मार्जिन में एक्सपेंशन, बैलेंस शीट में बहुत अच्छी ग्रोथ हुई। साथ में ट्रेड रिसीवेबल भी आपके इंक्रीज हो गए क्योंकि आप डायरेक्टली गवर्नमेंट के साथ में डील कर रहे हो। तो ये सारा इनका परफॉर्मेंस रहा है। आईपीओ लाने का इनका मेन पर्पस था कि एक तो इनकी जो एग्जिस्टिंग पंप की कैपेसिटी थी उसको ये मोर देन डबल करने को देख रहे हैं। 2 लाख पंप की कैपेसिटी को 5 लाख तक लेके जाने का टारगेट है। इसके अलावा सोलर मॉड्यूल की कैपेसिटी भी कंपनी लेके आ रही है अराउंड 1500 मेगावाट की। शक्ति पंप भी उसको मतलब उस पर काम कर रहा है, बट उनका आई थिंक FY27 में वो कमर्शियलाइज होगा इस कंपनी का। इसी साल में वो सोलर मॉड्यूल जो है एग्जिस्टिंग भी ये करते हैं लेकिन उसको और एक्सपैंड करने को देख रहे हैं। तो ये दो मेन इनका पर्पज था आईपीओ लाने का। सो अभी Q2 की परफॉर्मेंस देखते हैं कंपनी के कि इस क्वार्टर में कैसे नंबर्स इन्होंने रिपोर्ट करें। सबसे पहले तो आपका इंडस्ट्री टेलविंड, मतलब ये भी एक तरीके से आप बोल सकते हो उन कुछ इंडस्ट्री में से आता है जो हमारे रडार पे होने चाहिए, क्योंकि हाई डबल डिजिट ग्रोथ एक्सपेक्टेड है इस इंडस्ट्री के अंदर भी नेक्स्ट 3-5 ईयर्स के लिए। लेकिन एक मेन डिफरेंस क्या है इसमें और जो हम बाकी हाई डबल डिजिट ग्रोथ वाली इंडस्ट्री को ट्रैक करते हैं, जैसे रिटेल हो गया, रिटेल ज्वेलरी हुआ, केबल एंड वायर हो गया, ईएमएस हो गया, कि यहाँ पे आपका जो मतलब कॉन्फिडेंस लेवल है ना मेरा एज ए रिटेल इन्वेस्टर, वो उतना नहीं बनेगा जब मैं उन बिजनेसेस की बात करता हूं, क्योंकि इसमें अनसर्टेनिटी काफी ज्यादा है। लाइक जैसे ओसवाल पंप को आप देखोगे, शक्ति पंप को आप देखोगे, इनका लगभग 70-80% जो रेवेन्यू है वो तो सिर्फ एक उस पीएम कुसुम स्कीम के ऊपर ही डिपेंडेंट है। अब दोनों मैनेजमेंट वैसे बोलती जरूर है कि कल को अगर ये स्कीम बंद भी हो जाती है फिर भी हमारे पास में एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटीज है, डोमेस्टिक में अपॉर्चुनिटीज है, जहां पे हम फार्मर्स को डायरेक्टली अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हमने क्रिएट किया है जिसके थ्रू हम सेल कर सकते हैं। तो हमारा ग्रोथ का नंबर सस्टेन रह सकता है, लेकिन स्टिल वो चीज अभी तक हुई नहीं है। तो कल को अगर पीएम कुसुम स्कीम बंद होती है तब ये दोनों बिजनेसेस कैसे अपने ग्रोथ को मेंटेन कर पाते हैं, सस्टेन कर पाते हैं, वो चीज अभी भी हमें देखनी है। तो मतलब मैं जब वो कन्विक्शन की बात करता हूं ना, तो ये जो सेक्टर है ऑफकोर्स इसमें ग्रोथ टेलविंड वगैरह अच्छा है, तो मैं इसको ट्रैक करूंगा, माइट भी मैं इसमें इन्वेस्ट भी करूं इसको प्ले करने के लिए। लेकिन जो वो बाकी सेक्टर्स हैं उसके कंपैरिजन में मेरा जो कन्विक्शन है वो इस पे थोड़ा सा कम रहेगा। मेन कहने का पॉइंट ये है। तो ये इनमें टेलविंड्स है। देन इनका ऑर्डर वगैरह अगर हम देखें, सो सेम शक्ति पंप की जैसे इनको भी जो ज्यादा ऑर्डर्स हैं अभी वो महाराष्ट्र वगैरह से आ रहे हैं। इसके अलावा यूपी, राजस्थान, उत्तराखंड, इन सारे स्टेट से कंपनी को ऑर्डर बुक वगैरह आ रहा है। नंबर्स की अगर हम बात करें इस क्वार्टर में, सो जो रेवेन्यू है कंपनी का टॉप लाइन उसमें 74% की ग्रोथ है, वाई वाई काफी अच्छी ग्रोथ आई है कंपनी की। बट इबिट्टा में 33% का ग्रोथ है। अब 33% का ग्रोथ खराब नहीं है, अच्छा ग्रोथ है, लेकिन हमको ये देखना है कि टॉप लाइन आपका 74% से ग्रो किया है और इबिट्टा जो है वो आई मीन उसमें डबल से भी ज्यादा का डिफरेंस है। आइडियल सिचुएशन तो किसी बिजनेस के लिए ये होती है कि इबिट्टा में टॉप लाइन से ज्यादा ग्रोथ होनी चाहिए, यानी ऑपरेटिंग लिवरेज मिलना चाहिए बिजनेस को, मार्जिन आपके इंप्रूव होने चाहिए, और अगर वो नहीं भी है तो एटलीस्ट इबिट्टा का ग्रोथ उसके आसपास होना चाहिए। यहाँ पे डबल से ज्यादा डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि अब मार्जिन देखो कंपनी के 33% थे लास्ट ईयर, इस बार 24-25% के मार्जिन है, यानी मोटा मोटा 8% का डिक्लाइन देखने को मिला है कंपनी के मार्जिन के अंदर। पैड ग्रोथ अगर हम देखें कंपनी का वाई वाई तो उसमें 48% की ग्रोथ है, यानी इबिट्टा सिर्फ 32% से ग्रो किया है लेकिन पैट आपका 48% से ग्रो किया है, क्योंकि कंपनी ने डेट रीपेमेंट किया है। एक आईपीओ लाने का इनका पर्पज ये भी था कि जो बैलेंस शीट पे डेट है उसको कंपनी रीपे करेगी, इसलिए कंपनी का फाइनेंस कॉस्ट कम हो गया वाई वाई लेवल पे, और जिसकी वजह से पैट में फिर भी 48% की ग्रोथ आई है, जबकि इबिट्टा आपका सिर्फ 32-33% से ग्रो किया। लेकिन पैट मार्जिन आप देखोगे तो वो भी वाई वाई लेवल पे नीचे आया 21% से 17-18%। पूरा फर्स्ट हाफ अगर हम देखें कंपनी का तो टॉप लाइन की ग्रोथ तो बहुत अच्छी है, 53-54% की ग्रोथ है, लेकिन इबिट्टा और पैट के मार्जिन आपके नीचे की तरफ आए हैं, दोनों में डिक्लाइन देखने को मिला है। सो ओवरऑल अगर हम नंबर्स देखें तो मिक्स काइंड ऑफ नंबर्स हैं।
टॉप लाइन ग्रोथ तो अच्छी है लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट हुआ है। इसके अलावा एक और नेगेटिव है इनके रिजल्ट में, इनका रिसीवेबल अगर आप देखोगे रिसीवेबल डेज वो इंक्रीज हो गए हैं। सो वो 126 था, 126 डेज थे लास्ट क्वार्टर में, इस क्वार्टर में 138 डेज हो गए। तो शक्ति पंप का भी हमने देखा था जब रिजल्ट उनका डिस्कस किया कि उनका तो ग्रोथ मार्जिन दोनों चीजें इंपैक्ट हुई हैं, साथ में रिसीवेबल्स भी उनके भी काफी इंक्रीज हो गए थे। सेम चीज इस कंपनी के साथ में भी हुई है। तो क्या रीजन है इन दोनों चीजों के और मैनेजमेंट ने आगे का कैसा आउटलुक दिया है, इस पे आप डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले तो आपका मार्जिन वाला पार्ट कि मार्जिन पे क्यों ऐसा इंपैक्ट देखने को मिला है। तो कंपनी का कहना है वो जो महाराष्ट्र की स्टेट गवर्नमेंट की जो स्कीम है ना, क्या नाम है उसका, मगल त्याला करके जो स्कीम है वहां की गवर्नमेंट की, उसमें टेंडर के प्राइसेस ऑलमोस्ट आपके 7.5% से डिक्लाइन हुए, यानी कि रियलाइजेशन जो हम बोलते हैं ना, सेल्स रियलाइजेशन, वो कंपनी का इंपैक्ट हुआ है लगभग 7.5% से इस क्वार्टर में। तो उसकी वजह से मार्जिन पे कंपनी को इंपैक्ट देखने को मिला, यानी बड़ा इंपैक्ट उसकी वजह से आया है। इसके अलावा कंपनी के कुछ वन टाइम कॉस्ट भी इस क्वार्टर में आया है। सो एक तो इन्होंने वो जो आपका सोलर मॉड्यूल होता है वो सेल किया है लगभग 40 करोड़ के आसपास का। तो मतलब पूरे कंपोनेंट सेल नहीं किया है, सिर्फ सोलर मॉड्यूल सेल किया है जिसमें मार्जिन आपके कम होते हैं। तो उससे भी कंपनी के मार्जिन थोड़े से कम हुए हैं पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में। दूसरा, इनकी सब्सिडरी में इन्होंने लगभग मतलब एक ऑथोराइज कैपिटल वहां पे और इंक्रीज किया है। तो आपका वो जो कंप्लायंस का जो कॉस्ट होता है, पेपर वर्क कॉस्ट होता है, रजिस्ट्रेशन का जो कॉस्ट होता है, ये सारी चीजों का लगभग 2.5 करोड़ का एडिशनल कॉस्ट आया है। लेकिन ये नॉन रिकरिंग है, मतलब ये सिर्फ इस क्वार्टर में आया है, अगले क्वार्टर में रिपीट नहीं होगा। तो ये सारी चीजों का जो मार्जिन पे इंपैक्ट पड़ा है वो अराउंड 1.8% का पड़ा है। लेकिन जो बड़ा मार्जिन पे इंपैक्ट आया है वो कंपनी के टेंडर प्राइसेस की वजह से आया है, जिसमें डिक्लाइन देखने को मिला है। मैनेजमेंट ने आगे का क्या आउटलुक दिया है। सो ये जो नॉन रिकरिंग वन टाइम कॉस्ट है ये तो कंपनी कह रही है रिकवर हो जाएगा, मतलब Q3 में इसका कोई इंपैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। दूसरा, इनका कहना है ये जो टेंडर के प्राइसेस आपके डिक्लाइन हुए हैं ना, इसका हमको पहले से आइडिया था और हमने वैल्यू इंजीनियरिंग करके ऑपरेटिंग कॉस्ट को मैनेज करके, वैल्यू इंजीनियरिंग का मतलब हो गया मतलब आप रॉ मटेरियल की जो सोर्सिंग कर रहे हो, प्रोक्योरिंग कर रहे हो, जो आपका मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस है वहां पे अपने अच्छे से कॉस्ट कंट्रोल किया पहले से, मतलब क्योंकि मैनेजमेंट को आइडिया था इस चीज का। तो उनका कहना है इन सारी चीजों से हमने ऑलमोस्ट 2.85% का जो इंपैक्ट है ना मार्जिन का, उसको हमने मिटिगेट करा। यानी कि एक्चुअली में जो मार्जिन कंपनी के नीचे गए हैं ये और ज्यादा जाते हैं, ऑलमोस्ट 10% का इंपैक्ट पड़ता है इनके मार्जिन पे, बट इन्होंने कॉस्ट एफिशिएंसी के थ्रू अपने मार्जिन को प्रोटेक्ट किया अराउंड 2.85% के आसपास। अब ये कह रहे हैं कि और अगर फर्दर प्राइस में डिक्लाइन होता है टेंडर के प्राइसेस में, तो 3 से 4% तक का अगर और प्राइस फॉल होता है तो हमने ऑलरेडी उसका प्रिपरेशन करके रखा है, यानी उससे हमारे मार्जिन पे और इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, वो हमने ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखा है। और दूसरा, ये जो 1.8% का जो मार्जिन पे इंपैक्ट है ये तो वन टाइम था, ये अगले क्वार्टर से वापस से रिपीट नहीं होगा। तो Q3 के लिए इन्होंने मार्जिन का गाइडेंस दिया है 25.5% से 26% के बीच में। अगर आप YOY कंपेयर करोगे लास्ट ईयर का Q3 और इस साल का जो Q3 का इन्होंने मार्जिन गाइडेंस दिया है, इसका मतलब YOY लेवल पे Q3 में भी कंपनी के मार्जिन डिक्लाइन होंगे। बिकॉज लास्ट ईयर कंपनी के Q3 में 31% के मार्जिन थे, इस साल कंपनी 25.5 से 26% का गाइडेंस दे रही है, यानी 4 से 5% का मार्जिन में इंपैक्ट हमको देखने को मिलेगा Q3 के अंदर भी। Q2 से इंप्रूव होगा लेकिन स्टिल थोड़ा बहुत इंपैक्ट Q3 में भी आएगा। Q4 में कंपनी कह रही है क्योंकि हम बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहे हैं, नई कैपेसिटी हमारे पास में आ रही है, प्लस और हमने काम किया कॉस्ट कटिंग के ऊपर, सो फोर्थ क्वार्टर में हमारे जो ओवरऑल इबिट्टा मार्जिन है वो 1% से और इंप्रूव हो जाएंगे। तो उनका कहना है 26.2% से लेकर के 26.7%, मोटा मोटा 27% के आसपास इबिट्टा मार्जिन का गाइडेंस है इनका फोर्थ क्वार्टर का। अब अगर आप Q4 टू Q4 कंपेयर करोगे तो वहां पे इतना इंपैक्ट नहीं दिखता, क्योंकि लास्ट ईयर भी Q4 में 27% के मार्जिन थे, इस साल भी कंपनी लगभग उतना ही अचीव कर लेगी जैसा इनका अभी गाइडेंस है। लेकिन Q3 में एक और थोड़ा सा इंपैक्ट हमको देखने को मिलेगा इनके मार्जिन के अंदर, यानी मार्जिन वाला जो पार्ट है उस पर नियर टर्म में एक चैलेंज और है कंपनी के, एटलीस्ट एक क्वार्टर का चैलेंज और है, उसके बाद कंपनी Q4 में उसमें नॉर्मलाइजेशन एक्सपेक्ट कर रही है। फिर आपका दूसरा पार्ट आता है रिसीवेबल्स का, कि रिसीवेबल क्यों इंक्रीज हो गए कंपनी के। तो इनका दो मेन रीजन है, रीजन तो मेन वैसे एक ही है। जो ये Q2 हमने पहले भी डिस्कस किया था कि बहुत सारे कंपनीज के लिए चैलेंजिंग रह सकता है, नंबर्स थोड़े से खराब दिखेंगे क्योंकि मानसून गया है। तो इनका कहना है ये एक्सटेंडेड मानसून की वजह से ना हमारे रिसीवेबल बढ़ गए हैं। अब इसकी वजह से रिसीवेबल कैसे बढ़ गया, तो जैसे हमने कुछ क्वार्टर पहले शक्ति पंप के कॉन कॉल में समझा था ना कि ये जो पीएम कुसुम स्कीम है इसमें पेमेंट का स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, मतलब किसी ईपीसी प्लेयर ने ये सोलर पंप वगैरह इंस्टॉल कर दिया, अब आरएमएस डेटा गवर्नमेंट चेक करती है 90 डेज का, उसके बाद गवर्नमेंट पेमेंट रिलीज करता है। आरएमएस डेटा हो गया रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम, कि आपने जो पंप इंस्टॉल करा है फार्मर उसको यूज कर भी रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट का पर्पज सिर्फ पंप इंस्टॉलेशन का नहीं है, गवर्नमेंट का पर्पज ये है कि इलेक्ट्रिसिटी सेव होनी चाहिए, सोलर पंप का यूज होना चाहिए। अगर वो यूज ही नहीं हो रहा है तो मतलब मेरा जो मोटिव है मेन वो तो मेरा फुलफिल हुआ नहीं। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने ये क्लॉज डाला इसके अंदर, पीएम कुसुम स्कीम के अंदर, कि मैं
आरएमएस डेटा चेक करूंगा 90 डेज का, और अगर वो मतलब बिल्कुल ठीक रहा तब पेमेंट गवर्नमेंट रिलीज करती है। तो ये आई मीन अभी तक किसी इसमें ऐसा कुछ खास प्रॉब्लम आया नहीं है। इस क्वार्टर में ये सीजनल चैलेंज आया इस कंपनी को, क्योंकि मानसून इतना ज्यादा हुआ, तो इनका कहना है फार्मर्स ने ये सोलर पंप वगैरह यूज किया ही नहीं अभी तक Q2 के अंदर, जिसकी वजह से हमें वो पेमेंट अभी रिलीज नहीं हुआ है। लेकिन Q3 में हम देख ही रहे हैं कि आपका वेदर बिल्कुल क्लीन है, अभी चीजें बिल्कुल नॉर्मलाइज हो चुकी है। तो कंपनी कह रही है इस क्वार्टर में हमको वो पेमेंट बहुत आराम से आ जाएगा, मतलब वो एक 1 क्वार्टर का चैलेंज था। इसके अलावा एक और थोड़ा सा इंपैक्ट इनको पड़ा है, वो जो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट की जो स्कीम है ना, मगल त्याला योजना, उसमें उनका कहना है कि बैंक से उनको जो लोन मिलना था, वर्किंग कैपिटल लोन, उसमें थोड़ा सा डिले हुआ है। तो उसकी वजह से भी उस पेमेंट में थोड़ा सा डिले हुआ है, लेकिन वो भी ये कह रहे हैं 10 to 15 डेज में वो बैंक पेमेंट अपना रिलीज कर देगा, तो वहां से भी हमको पेमेंट आ जाएगा। यानी रिसीवेबल वाला जो पार्ट है इनका, ये सिर्फ 1 क्वार्टर का चैलेंज था। जैसा इन्होंने बताया Q3 में ये चीज वापस से कंपनी की नॉर्मलाइज हो जानी चाहिए। तो ये इसमें इतना कोई खास बड़ा प्रॉब्लम है नहीं कंपनी के लिए। फिर एक इन्होंने स्ट्रेटेजिक शिफ्ट किया है, जो ये कैपेसिटी लेके आ रहे थे अपने सोलर मॉड्यूल की, उसका थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट किया है। मतलब डिले नहीं हुआ है वो, मतलब मैनेजमेंट ने ओपनिंग रिमार्क में उसको क्लियर कर दिया कि मार्जिन नीचे गए हैं, उसकी वजह से तो स्टॉक पे प्रेशर है। कहीं ऐसा इंप्रेशन गया कि प्रोजेक्ट हमारा डिले हुआ है, कैपेक्स डिले हो गया, तो उसकी वजह से और प्रेशर हो सकता है। तो उन्होंने ओपनिंग रिमार्क में खुद से उसको क्लियर कर दिया कि उसकी जो लोकेशन है ना, वो इन्होंने शिफ्ट करी है। तो इनकी जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है सोलर स्ट्रक्चर की, उसके साथ में लैंड वगैरह अवेलेबल था, तो वहां पे कंपनी उसको बना रही है। उसका इनफैक्ट कंस्ट्रक्शन वगैरह स्टार्ट हो गया है, और कंपनी का कहना है जो हमारा टाइमलाइन था उस प्रोजेक्ट को लाने का, वो बिल्कुल ऑन ट्रैक है। फर्स्ट उसका जो फेस है वो इसी फाइनेंशियल ईयर में आ जाएगा, और H1 ऑफ FY27 में मतलब कंप्लीट वो कमर्शियलाइज हो जाएगा। टोटल 1500 मेगावाट का है, तो 750 इस फाइनेंशियल ईयर में, 750 आपका फर्स्ट हाफ हो FY27 में। मतलब वो डिले नहीं हुआ है, जस्ट आपका लोकेशन इन्होंने चेंज करी। और वो क्यों करा है? बिकॉज इनका कहना है वो उसी कैपेसिटी के साथ में आ जाएगा जहां पे हमारा सोलर स्ट्रक्चर की कैपेसिटी है, तो हमारा लॉजिस्टिक कॉस्ट वहां पे काफी सेव होगा। प्लस हमारी जो R&D का वहां पे जो इंफ्रा हमने सेटअप किया है, वो उसके लिए भी हम यूज कर सकते हैं। तो टाइम एफिशिएंसी, कॉस्ट एफिशिएंसी, कॉस्ट कंट्रोल, ये सब हमारा अच्छे से हो जाएगा। इसीलिए कंपनी ने ये डिसीजन लिया है। तो ये ओवरऑल इनका अपडेट है। ऑर्डर बुक की अगर हम बात करें, तो अभी इनका 18,800 का सोलर पंप का ऑर्डर है, और कंपनी कह रही है कि नियर टर्म में जो विजिबिलिटी है हमारे पास में, वो 30,000 पंप्स की है। इन्होंने पूरे साल का गाइडेंस दिया था सोलर पंप इंस्टॉलेशन का 65,000 से 75,000 तक। अभी Q2 में इन्होंने 23,000 पंप इंस्टॉल करे, सोलर पंप की हम बात कर रहे हैं, और Q1 में अराउंड 17-18,000 पंप इन्होंने इंस्टॉल करे थे। मतलब पूरा फर्स्ट हाफ आप देखोगे तो 40,000 इन्होंने कर दिया है। मोर देन 50% इनके गाइडेंस का कंपनी फर्स्ट हाफ में कर चुकी है, और सेकंड हाफ इनका अच्छा होता है H1 के कंपैरिजन में। तो वैसे तो चांसेस यही है कि अपने गाइडेंस से बेटर कंपनी करेगी, लेकिन स्टिल इन्होंने ये 65 से 75,000 का पंप का गाइडेंस अभी मेंटेन रखा है। प्लस अगर आप इसको रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करोगे, तो जो इन्होंने गाइडेंस दिया था 50 से 60% का, वो गाइडेंस भी कंपनी ने मेंटेन करा है। यानी कि लगभग 2200 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी अचीव कर सकती है FY26 के अंदर। तो मार्जिन पे प्रेशर जरूर है, लेकिन टॉप लाइन वाले पार्ट पे कंपनी का कहना है बिल्कुल ऑन ट्रैक चल रहे हैं हम, उसमें कोई भी हमें गैप या कोई भी डिले नहीं दिख रहा, क्योंकि ऑर्डर बुक भी हमारे पास में है और एग्जीक्यूशन भी बिल्कुल हमारा टाइम के साथ चल रहा है। अब बात करते हैं कि इनका ये जो टेंडर में जो प्राइस रिडक्शन देखने को मिला है, इसका मेन रीजन क्या है। सो एक तो इनको कॉन कॉल में पूछा गया ये, कि आपको भी याद होगा जो हमने लास्ट कॉन कॉल में डिस्कस किया था, कि इनकी मैनेजमेंट को जो पूछा गया था कि इस बिजनेस में सारी चीजें अच्छी लग रही है, गवर्नमेंट का इंटरेस्ट है, फार्मर का इसमें काफी बेनिफिट है, और कंपनीज बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट कर रही है, तो आपको इस बिजनेस में क्या रिस्क लगता है। इनके मैनेजमेंट का कहना था चीजें इतनी अच्छी हैं कि हम अगर खुद से सोचनी भी जाए, तो नियर टू मीडियम टर्म में हमको कोई भी ऐसा बड़ा रिस्क दिखता नहीं है बिजनेस के अंदर। तो इनको कॉन कॉल में पहला क्वेश्चन ये पूछा गया कि लास्ट कॉल में आप इतने कॉन्फिडेंट थे कि आपको बिजनेस में कोई रिस्क दिख नहीं रहा था, लेकिन इस क्वार्टर में हमने 2-3 बड़े चैलेंजेस देखे हैं। सबसे बड़ा चैलेंज, आपके टेंडर के प्राइसेस गिर गए 7.5 से 8% के आसपास। दूसरा, आपके मार्जिन पे इंपैक्ट देखने को मिला। तो मतलब अब ओवरऑल आपका कैसा व्यू है? तो मैनेजमेंट का कहना है कि ये जो टेंडर के प्राइसेस डिक्लाइन हुए हैं ना, इसमें बहुत सारे प्लेयर्स ने एंटर किया है, बहुत सारे ईपीसी प्लेयर्स ने एंटर किया है, जिसकी वजह से मतलब प्राइस को उन्होंने डिस्टॉर्ट कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया। तो टेंडर के प्राइसेस हमने एक तरीके से एंटिसिपेट कर लिया था कि ये कम हो सकते हैं आने वाले टाइम में, और उसके प्रिपरेशन में हमने पहले से वैल्यू इंजीनियरिंग वगैरह पे काम किया था, जिसके थ्रू हमने मार्जिन को थोड़ा सा प्रोटेक्ट कर लिया। तो कंपनी कह रही है कि ये मतलब एक तरीके का कंपटीशन इंटेंसिटी आप बोल सकते हो इंक्रीज हो गया है इस सेगमेंट के अंदर। स्पेशली ये जो महाराष्ट्र स्टेट की जो ये स्कीम है, मगल त्याला योजना जो भी स्कीम है, उसमें कंपनी कह रही है कि काफी सारे एपीसी प्लेयर्स ने एंटर किया, जिसकी वजह से ये सारी चीजें हुई हैं। और इनका कहना है कि अगर ये और मतलब 3 से 4% का और रिडक्शन होता भी है, तो उसके लिए हम प्रिपेयर हैं। तो ये इनका ओवरऑल गाइडेंस है मार्जिन को लेकर के। अब कुछ टाइम पहले हमने डिस्कस किया था शक्ति पंप के कॉल में, उनकी मैनेजमेंट ने एक तरीके से अपना कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बताया था इस पीएम कुसुम स्कीम के अंदर, कि पीएम कुसुम स्कीम में ना
जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया काफी स्ट्रांग रखी है, मतलब इतना इजी नहीं है कोई भी नया प्लेयर आए और एकदम से मार्केट को डिस्टर्ब करने को देखे। लेकिन इनको पूछा गया कि इस आई मीन ये इस क्वार्टर में फिर ये प्राइस रिडक्शन कैसे हुआ, बिकॉज नए प्लेयर्स कैसे एंटर कर रहे हैं। तो इनका कहना है पीएम कुसुम स्कीम जो है, मतलब उसमें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया काफी स्ट्रांग है, लेकिन जो ये स्टेट गवर्नमेंट जो स्कीम लॉन्च करती है, जैसे महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने करी है, उसमें उनका मेन फोकस होता है कि ज्यादा से ज्यादा पंप इंस्टॉल होने चाहिए, ऑर्डर एग्जीक्यूशन थोड़ा सा फास्ट होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने जो उसके एलिजिबिलिटी नॉर्म्स थे ना, उसको थोड़ा सा लूज कर दिया है। मतलब उनका एक फोकस ये भी होता है कि जो एसएमईज हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट करें, प्लस जो लोकल लेवल प्लेयर्स हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर लें। तो उन्होंने जैसे एक होता है कि आपको आपका फाइनेंशियली स्ट्रेंथ आपका होना चाहिए, प्लस आपका ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए एग्जीक्यूशन का काफी अच्छा, तभी आपको आप एलिजिबल होते थे स्कीम के अंदर। लेकिन ये सारे नॉर्म्स उन्होंने लूज कर दिए एसएमईज वगैरह को थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए, इसीलिए काफी सारे नए प्लेयर्स आ गए इसके अंदर, जहां से ये प्राइस रिडक्शन देखने को मिला है। तो ये सारी चीजें हुई हैं। देन एक कंसर्न इस पे भी चल रहा है, पीएम कुसुम स्कीम ये जो फर्स्ट फेज है इसका, आपका ये 31 मार्च को एंड हो जाएगा। तो अभी तक आपका एग्जैक्ट डेट आया नहीं है कि कब गवर्नमेंट जो है पीएम कुसुम स्कीम 2.0 को लॉन्च करेगी। तो शक्ति पंप और ओसवाल पंप दोनों की मैनेजमेंट का कहना है कि हमारा गवर्नमेंट के साथ में डिस्कशन हो रहा है, और Q4 के एंड तक इनका कहना है कि ये स्कीम जो है ये लॉन्च हो जाएगी। लेकिन इसमें एक रिस्क ये है कि अगर कल को चल के ये स्कीम डिले होती है, तो इस कंपनी का जो मीडियम टर्म का गाइडेंस है कि 30 से 35% के कैगर पे हम ग्रो करेंगे, वो कंपनी कैसे मैनेज करेगी। इनका कहना है कि अगर ये स्कीम डिले होता है, पीएम कुसुम 2.0 डिले होता है, तो इसमें जो सबसे बड़ा लॉस है ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, क्योंकि इसके कंपाउंडिंग बेनिफिट है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा फोकस है सोलराइजेशन के ऊपर, मतलब जो सोलर सेल होते हैं वो हम चाइना से अभी इंपोर्ट करते हैं, हमारा फोकस है कि उसको डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग उसकी बढ़ानी है। अब इस टारगेट गवर्नमेंट का जो ये वाला टारगेट है ना, इसमें पीएम कुसुम स्कीम एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, इसमें जो वो डीसीआर सेल जो यूज होता है, यानी कि आपको डोमेस्टिक बना हुआ सोलर सेल यूज करना है, तो उससे गवर्नमेंट के इस टारगेट को हेल्प होता है। फिर सेम आपका वो जो पीएम सूर्य घर योजना है, रूफ टॉप सोलर स्कीम जो है, उसमें भी सेम ये रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर गवर्नमेंट इसको डिले करती है, पीएम कुसुम स्कीम 2.0 को डिले करती है, तो गवर्नमेंट का ये वाला जो फोकस, ये वाला जो टारगेट है ना, इस पे भी इंपैक्ट पड़ेगा। इसीलिए इनका कहना है कि गवर्नमेंट काफी एग्रेसिव है स्कीम को लेकर के, एंड मोस्ट लाइकली Q4 के एंड तक ये जो स्कीम है वो लॉन्च हो जानी चाहिए। अभी तक क्यों डिले हो रहा है, बिकॉज इनका कहना है जब पीएम कुसुम स्कीम 1.0 आपका 7-8 साल पहले आया था, तो स्टार्टिंग के ईयर्स तो आपके ऐसे ही निकल गए, बीच में 2-3 साल कोविड था, 22-23 ऑनवर्ड्स हमने गवर्नमेंट की तरफ से एग्जीक्यूशन देखना स्टार्ट किया था। लेकिन उसके बाद भी जितना गवर्नमेंट का टारगेट था उतना इंस्टॉलेशन हुआ नहीं है। तो हम सबसे जितने भी वेंडर्स हैं, जितने भी मार्केट में प्लेयर्स हैं, उनसे गवर्नमेंट ने पूछा कि आपको क्या मेन चैलेंजेस हैं, हमसे सजेशन मांगा है। तो दो चीजों पे सबसे ज्यादा अभी डिस्कशन हो रहा है गवर्नमेंट के साथ में, जो जिसकी वजह से इनका रिसीवेबल इंक्रीज हुआ है। एक तो इनका कहना है, इनका और इंडस्ट्री का कहना है कि जो ये 90 डेज वाला क्लॉज है ना, कि आरएमएस डेटा चेक होगा, उसके बाद 90 डेज के बाद आपको वो पेमेंट रिलीज किया जाएगा, उस 90 डेज को थोड़ा सा मतलब कम किया जाए, ताकि बिजनेस में कैश जल्दी आए, ये अपने कैपेक्स वगैरह पे लगाएं और ज्यादा पंप इंस्टॉलेशन पे फोकस हो। तो एक तो ये इनकी तरफ से फीडबैक गया है। दूसरा इनका कहना है कि जो एक और इसका ड्रॉबैक है इस स्कीम का, 90% पैसा तो गवर्नमेंट 90 से 100 डेज में रिलीज कर देती है, लेकिन जो बाकी का 10% है ना, वो गवर्नमेंट आप बोल सकते हो एज ए सिक्योरिटी अपने पास में मिनिमम 6 मंथ्स के लिए होल्ड करती है, मिनिमम 6 मंथ, लेकिन मैक्सिमम वो 1 ईयर तक जाता है। यानी बिजनेस का ओसवाल पंप हो गया, शक्ति पंप जो हो गया, ये कोई भी प्रोजेक्ट जब लगाते हैं, इसका 10% पैसा कंपनी को 6 महीने से 1 साल के बाद मिलता है। तो ये भी एक बड़ा चैलेंज है। तो इसके लिए इनका कहना है कि गवर्नमेंट से इन्होंने रिक्वेस्ट करी है कि बैंक गारंटी वहां पे ये दे सकते हैं अपने अपने तरफ से, जिसके अगेंस्ट में इनका वो जो 10% है वो भी गवर्नमेंट से फ्री हो जाए, एंड उसको भी कंपनीज अपने बिजनेस में यूज कर पाए। अभी इनका कहना है गवर्नमेंट का काफी इस पे पॉजिटिव मतलब रिस्पॉन्स आया है, एंड ये सारे डिस्कशन के बाद ही अब गवर्नमेंट इसको काफी एग्रेसिवली लॉन्च करने को देख रहा है। प्लस उन्होंने टारगेट भी दिया है कि 1 मिलियन इंस्टॉलेशन का वो फोकस कर रहे हैं गवर्नमेंट ये पीएम कुसुम 2.0 के अंदर। तो देखना पड़ेगा जब भी वो लॉन्च होगा। बाकी तो हमने डिस्कस कर लिया, मार्जिन का उन्होंने गाइडेंस दे दिया है। एक और पॉइंट इसमें डिस्कस करें, एक नया प्लेयर अभी रिसेंटली लिस्ट हुआ है इसमें, जीके एनर्जी करके। सो उनके ग्रोथ के नंबर्स भी काफी अच्छे आ रहे हैं, तो इनको भी पूछा गया कि आपका ग्रोथ कितना सस्टेनेबल है। तो ओसवाल पंप का कहना है कि हमारा जो मतलब मेन एडवांटेज आप देखोगे ना, जो शक्ति पंप हो गया या जो बाकी प्लेयर्स हैं, उनका फोकस कुछ स्टेट्स के ऊपर है। अभी तो हमें भी ज्यादा ऑर्डर महाराष्ट्र और यूपी से आ रहा है, लेकिन उन्होंने अपनी प्रेजेंस भी कुछ स्पेसिफिक स्टेट्स के अंदर रखी है। इनका कहना है हमारा, अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर टीम देखोगे, हमारी टीम देखोगे, तो लद्दाख के अंदर भी है, उड़ीसा के अंदर भी है, झारखंड के अंदर भी है। कहने का मतलब है ऐसे स्टेट्स में हमने अपनी टीम को अभी बिल्ड करके रखा है जहां पे अभी वॉल्यूम में मतलब इतना ज्यादा वॉल्यूम का ऑर्डर नहीं आ रहा। तो जैसे ये पीएम कुसुम स्कीम 2.0 रिलीज होगा और जब मल्टी स्टेट डिमांड आनी स्टार्ट होगी ना, तो हम ज्यादा अच्छे से इस सिचुएशन में है कि उस ग्रोथ को कैप्चर कर सकते हैं, क्योंकि हमारी टीम ऑलरेडी है वहां पे, उन
एनवायरनमेंट में ऑर्डर को कैसे एग्जीक्यूट करना है, पंप इंस्टॉलेशन कैसे करना है, क्या क्या चैलेंजेस हो रहे हैं, ये सारी चीजों का हमको पहले से एक्सपीरियंस होगा। तो हम बहुत अच्छे पोजीशन में है कि कल को जब मल्टी स्टेट डिमांड आएगी तो हम ज्यादा अच्छे रेट से ग्रो कर सकते हैं। तो ये एक तरीके का गाइडेंस दिया है। देन एंट्री बैरियर की बात करें अगर हम, तो इनका कहना है दो तरीके के एंट्री बैरियर है, मतलब दो तरीके के प्लेयर्स पे एंट्री बैरियर है। पहला तो सेगमेंट हो गया जो इंटीग्रेटेड प्लेयर है, इंटीग्रेटेड प्लेयर जैसे कि ओसवाल पंप हो गया, शक्ति पंप हो गया। सो ये सारी कंपनीज क्या करती है कि सारा कुछ ये खुद इन हाउस बनाते हैं। इनका कहना है कि जैसे आपका प्लास्टिक मोल्डिंग, इंजेक्शन मोल्डिंग से लेकर के एक एक टूल एसेसरी जो है वो सब कुछ हम खुद इन हाउस बनाते हैं। तो इस वाले मॉडल में एंटर करने में एंट्री बैरियर बहुत हाई है, क्योंकि आपको बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। और दूसरा सेगमेंट है वो ईपीसी प्लेयर का है। अब इनका कहना है कि ये जो नए प्लेयर्स एंटर हुए हैं महाराष्ट्र स्कीम के अंदर, इसमें बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनका मतलब मैन्युफैक्चरिंग तो क्या, खुद की इंस्टॉलेशन की टीम भी नहीं है, ये इंस्टॉलेशन भी आउटसोर्स करते हैं बाहर से, तो वहां से ही इंस्टॉलेशन वगैरह कर रहे हैं। इनका कुछ भी किसी भी चीज के ऊपर कंट्रोल नहीं है। प्लस लास्ट 2-3 ईयर्स का ट्रेंड भी इन्होंने बताया कि रिसेंट ईयर्स में अगर आप प्राइस रिडक्शन देखोगे ये टेंडर्स वगैरह में, तो 10-11% का प्राइस रिडक्शन हुआ है। लेकिन इसके अगेंस्ट में अगर आप हमारे मार्जिन देखोगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, उसमें हमने कंसिस्टेंटली ग्रोथ दिखाया, मार्जिन हमारे इंप्रूव हुए हैं। तो मेन रीजन ही वही है कि क्योंकि हम फुली इंटीग्रेटेड है, तो हमारी कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट एफिशिएंसी बहुत अच्छी है। तो इसकी वजह से हम मार्जिन फिर भी सस्टेन कर लेते हैं और इंप्रूव कर लेते हैं। लेकिन ये सारे जो प्लेयर्स हैं ये टाइम टू टाइम शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं, प्राइस को डिस्टॉर्ट करने के लिए, लेकिन क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी इनकी होती नहीं है तो कुछ टाइम के बाद ये मार्केट शेयर लूज करके इंडस्ट्री से बाहर हो जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा इन्होंने एक तरीके का अपना मोट या कॉम्पिटिटिव एज बताया है ओसवाल पंप का और शक्ति पंप का, कि कंप्लीटली इंटीग्रेटेड प्लेयर्स हैं तो इनका मॉडल ज्यादा सस्टेनेबल है। बीच बीच में ऐसे चैलेंजेस आएंगे जब भी थोड़ा सा आपका मतलब एक तरीके का कंपटीशन इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन ओवरऑल ये मैनेजमेंट ज्यादा कॉन्फिडेंट है ग्रोथ को और प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन करने को लेकर के। सो ओवरऑल तो यही डिस्कशन था कंपनी के ऊपर। नंबर्स मतलब इतने अच्छे नहीं है ऑफ कोर्स, सिर्फ ग्रोथ आप देखोगे तो लगेगा अच्छा नंबर है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी भी देखनी पड़ेगी, रिसीवेबल के नंबर्स भी देखने पड़ेंगे। हालांकि रिसीवेबल का सिर्फ इस क्वार्टर का चैलेंज है, ये Q3 ऑनवर्ड्स कंपनी का इंप्रूव हो जाना चाहिए जैसा इन्होंने कमेंट्री दिया है, लेकिन मार्जिन और प्रॉफिटेबिलिटी भी हमको देखना पड़ेगा आने वाले क्वार्टर्स में कैसा ट्रेंड रहता है। क्योंकि बहुत बार हमने देखा ऐसा कि एक जो शॉर्ट टर्म चैलेंज है बिजनेस में वो कई बार आपका मीडियम टर्म चैलेंज में कन्वर्ट होता है, फिर लॉन्ग टर्म चैलेंज में कन्वर्ट होता है, तो काफी लंबे टाइम तक बिजनेस को फिर वो सारी चीजें फेस करनी पड़ती है। हालांकि अभी इनका ये देख के ऐसा लगता नहीं है कि ज्यादा लंबा वो चीज होना चाहिए, Q3 Q4 ऑनवर्ड्स कंपनी की चीजें नॉर्मलाइज हो जानी चाहिए, लेकिन थोड़ा सा क्लोजली हमको इस चीज को मॉनिटर करना है। बाकी अगर आप गाइडेंस वगैरह देखोगे तो उन्होंने सेम मेंटेन रखा है, 50 से 60% का ग्रोथ का गाइडेंस है। तो 1400 करोड़ लगभग इन्होंने पिछले साल किया था, उसके अगेंस्ट में आप देखोगे तो 2200 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी कर सकती है FY26 में। पैट मार्जिन का गाइडेंस इन्होंने घटा दिया है, पिछले साल इनका पैट मार्जिन था 21%, उससे पहले था अराउंड 22%। इस साल कंपनी का कहना है 17.5 से 19% का पैट मार्जिन होगा हमारा, यानी 2200 करोड़ का रेवेन्यू, और उस पर अगर आप 18% का पैट मार्जिन अज्यूम करो कंजर्वेटिवली, तो आपका फुल ईयर का पैट बनता है 396 करोड़। अब लास्ट ईयर का पैट था कंपनी का 281 करोड़, यानी वाई अगर मैं अर्निंग ग्रोथ देखूं इस कंपनी की तो 40-41% की अर्निंग ग्रोथ बनती है। अब अगर मैं सिर्फ अर्निंग ग्रोथ देखूं ना 40 से 41% की, तो ये नंबर मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मुझे इसके साथ में ये भी देखना पड़ेगा कि सेल्स ग्रोथ आपकी 50-55% है, तो मुझे सेल्स पे इतना ज्यादा जोर लगाना पड़ा है, उसके कंपैरिजन में मेरा प्रॉफिट सिर्फ 40-41% से ग्रो किया है। तो मार्केट सारी चीजें देखता है, उसके अकॉर्डिंग हमें देखना है। देन फॉरवर्ड पी आप देखोगे तो अराउंड 18-19 के आसपास बनता है। पैग रेशियो भी 0.4-0.5 के आसपास है, क्योंकि अर्निंग ग्रोथ 41 है, फॉरवर्ड पी 18-19 है। तो मतलब सिर्फ वैल्यूएशन में देखूंगा तो मुझे लगेगा डील काफी अच्छी है, लेकिन इनका पैग रेशियो 0.4-0.5 का, पीएन गडगिल का पैग रेशियो 0.4-0.5 का, और V2 रिटेल का इवन 1 का पैग रेशियो, इन तीनों में बहुत बहुत ज्यादा डिफरेंस है। पीएन गडगिल, V2 रिटेल का अर्निंग ग्रोथ काफी अच्छा है, मार्जिन्स वहां पे इंप्रूव हो रहे हैं, ऑपरेटिंग लिवरेज मिल रहा है उन कंपनीज को। ओसवाल पंप के आप अगर देखोगे तो कंपनी को ऑपरेटिंग लिवरेज बिल्कुल नहीं मिल रहा, मार्जिन्स कंपनी के नीचे की तरफ जा रहे हैं, और थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत खराब है चीजें, लेकिन अनसर्टेनिटी है इस बिजनेस के साथ में, स्पेशली इनके प्रॉफिटेबिलिटी को लेते हुए। तो इसलिए डायरेक्टली ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते कि इनका भी पैग रेशियो 0.4 है और उनका भी पैग रेशियो 0.4 है, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। वहां पे कन्विक्शन ज्यादा है, प्रॉफिटेबिलिटी पे काफी अच्छा इंप्रूवमेंट है, यहाँ पे अभी शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा चैलेंज बना हुआ है कंपनी को। हालांकि ये इसके अलावा और बाकी फैक्टर्स अगर आप देखोगे, जैसे ROE देखो, ROC देखो, तो IPO के बाद भी इनका काफी हेल्दी ROE ROC नंबर है, आई थिंक शक्ति पंप से भी अच्छा है। इसके साथ में आप डेट का नंबर भी देखोगे तो मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है कि नियर टू मीडियम टर्म में और फर्दर डेट रेजिंग करने को हम देख नहीं रहे हैं, इंटरनल अक्रूवल हमारा काफी अच्छा रहेगा, तो उसके थ्रू हम मतलब फंडिंग वगैरह करेंगे।
करेंगे। तो बाकी सारी चीजें तो ठीक है, कैश फ्लो भी कंपनी का इंप्रूव हो जाएगा Q3 ऑनवर्ड्स, लेकिन ये जो मार्जिन वाला पार्ट है इस पे हमको देखना पड़ेगा कि Q3 के बाद में किस तरीके की क्लैरिटी होती है। Q3 के कॉन कॉल में इनफैक्ट हमको उस पर क्लैरिटी मिलेगा। नंबर तो माइट भी खराब ही होंगे लेकिन मार्जिन के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन कॉन कॉल में मैनेजमेंट क्या क्लैरिटी देता है आगे का, उस पर हमको देखना पड़ेगा। प्लस एक और चीज है इसमें जो हमने पहले भी डिस्कस किया, जब फर्स्ट टाइम हमने शक्ति पंप को कवर किया था, कि ये जो सेगमेंट है, ये जो सोलर पंप का सेगमेंट है, इसमें ग्रोथ वगैरह सारा कुछ है। एंड ऑफ कोर्स अगर अभी भी मुझे इसको प्ले करना है तो ओसवाल पंप इसमें बेस्ट प्लेयर है, क्योंकि शक्ति पंप को आप देखो तो पिछले 3 क्वार्टर से उसमें ग्रोथ ही नहीं है, मार्जिन के उसके ऊपर प्रेशर है। हालांकि कॉन कॉल में उन्होंने फिर से सेम गाइडेंस दिया है 20 से 25% का इस साल का, और नेक्स्ट 3 से 5 साल का 25 से 30% का ग्रोथ गाइडेंस है, बट वो नंबर्स में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। और अगर कल को नंबर्स में रिफ्लेक्ट होता भी है तो भी ओसवाल पंप उसको बहुत बड़े मार्जिन से आउट परफॉर्म करता है। तो अगर इस पूरे सेगमेंट में मुझे प्ले करना है तो ओसवाल पंप अभी के लिए तो बेस्ट प्ले लगता है। लेकिन एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने पहले भी डिस्कस किया था स्टार्टिंग में, कि ये जो पूरा थीम है ना, इसमें मेरा कन्विक्शन वैसा नहीं हो सकता कभी भी जैसे उन रिटेल प्लेयर्स में या एफएमसीजी प्लेयर्स हो गए, या इवन B2B में आप देखो कोवर्किंग स्पेस हुआ या ईएमएस स्पेस हुआ, उन प्लेयर्स को लेकर के जैसा कन्विक्शन है। क्योंकि बहुत सारी चीजों को लेकर के अनसर्टेनिटी है। जैसे अभी लास्ट क्वार्टर तक सब कुछ ठीक था, इस क्वार्टर में हमने सडनली देखा कंपटीशन इंटेंसिटी आ गई, मार्जिन पे प्रेशर हो गया, फिर बीच में आपके रॉ मटेरियल के प्राइसेस हैं। इसके अलावा एक और चीज आप ऑब्जर्व करोगे तो ये कंपनीज को जितने भी ऑर्डर्स मिलते हैं ना, जैसे अभी मिल रहे हैं महाराष्ट्र से, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से, इन तीनों चारों स्टेट में ना एक पार्टी की गवर्नमेंट है अभी। तो कल को चल के अगर वहां पे इलेक्शन होता है, पार्टी चेंज होती है, मतलब दूसरी पार्टी आती है, तो एक इस पे भी मतलब ये भी एक रिस्क हो सकता है कि उस पार्टी का माइट भी जो फोकस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में ना हो, और वहां पे ये पीएम कुसुम स्कीम को इतना ज्यादा बढ़ावा ना मिले, बिकॉज और किसी दूसरे स्टेट से ऐसा ज्यादा वॉल्यूम अभी तक देखने को मिला नहीं है। तो ये भी एक रिस्क है। हालांकि इसके साथ में ये भी पॉइंट है कि ये जो तीनों चारों स्टेट हमने डिस्कस करे हैं, इनमें लास्ट 1-2 साल में ही इलेक्शन हुआ है, तो एटलीस्ट अगले 3-4 साल के लिए तो ऐसा रिस्क नहीं लगता है। आई थिंक यूपी में 2027 में इलेक्शन है, बट ब्रॉडली अगर आप देखो तो ये भी एक अनसर्टेनिटी है इन बिजनेसेस को लेकर के। तो इसीलिए बार बार हम वही पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं कि ग्रोथ पोटेंशियल है और बिजनेसेस भी आपके 25-30% पे ग्रो कर रहे हैं, वैल्यूएशन सपोर्ट भी है, लेकिन स्टिल अगर मुझे प्ले करना है तो कॉशियस अप्रोच होना चाहिए। और जहां पे मुझे थोड़ी अनसर्टेनिटी दिख रही है ना, तो बेटर है कि मैं अपने रिस्क को मैनेज करके चलूं, क्योंकि उन बिजनेसेस में अगर किसी क्वार्टर में मार्जिन नीचे जाता है, किसी एफएमसीजी बिजनेस में जाता है या किसी इवन B2B बिजनेस में भी जाता है दूसरे सेक्टर के, तो वहां पे स्टिल मैं 1-2 क्वार्टर वेट कर सकता हूं मैनेजमेंट की कमेंट्री को देखते हुए, लेकिन यहां पे थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच होना ज्यादा बेटर है। ये मेरा व्यू है, ऑफकोर्स सबका अपना रिस्क रिवॉर्ड हो सकता है, रिस्क एपेटाइट हो सकता है, तो उस तरीके से देखना है हमको। बाकी ट्रैकिंग इसका कंटिन्यू रखेंगे। आपके जो भी डाउट्स हैं शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।